नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट जीके यानी कि ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान वाली किताब से। आज उसका आपका मध्यकालीन भारत है उसका लास्ट टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष, और इसके साथ ही आपका जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है ये कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी आपके छोटे छोटे मध्यकालीन भारत के वीडियो बने हैं इनको आपको कंपाइल करके आपको एक बड़ा मास्टर वीडियो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मध्यकालीन भारत का मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था। शिवाजी की माता के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। पूछ लिया था इसलिए याद रखिएगा, शाहजी भोसले और जीजाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। ठीक है, कोंडदेव आपसे काफी बार पूछा जाता है कि कोंडदेव कौन थे, तो ये शिवाजी महाराज के गुरु थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। फिर देखिए, शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था, 1656 ईस्वी में। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को किसकी उपाधि दी थी, राजा की। आगे देखिए, आगे है आगे है बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को परास्त करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। उस समय मनुची भी वहां पर उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले थे। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। आगे देखिए, आगे है 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान का समय क्या है, 1676 से 78। शिवाजी का अंतिम अभियान था। पूछ लिया था कि शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो वो था कर्नाटक अभियान। इन्होंने 1678 ईस्वी में जिंजी का किला विजित किया जो उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजा राम दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान क्या है, तो ये शिवाजी का मंत्रिमंडल था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। फिर शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। आगे देखिए, आगे है शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित थी। पहला है पागा सेना, ये नियमित घुड़सवार सैनिक थे। सिलहदार अस्थाई घुड़सवार सैनिक थे। पैदल, ये पैदल सेना थी। ठीक है, वो 3 भाग कौन से थे जिसमें शिवाजी की सेना विभक्त थी, पहला एक था पागा सेना, सिलहदार और पैदल। फिर शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र आते थे, एक था आपका स्वराज और एक था मुगतई। ठीक है, तो स्वराज देख लीजिए, स्वराज क्या है, स्वराज था जो क्षेत्र प्रत्यक्षता मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। और मुगतई क्या था, मुल्क ए कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुख वसूल करते थे। ये दोनों ही क्या है, ये आपके मराठा कालीन
कर हैं। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं कि चौथ और सरदेशमुख क्या है, ये मराठों के समय के क्या हैं, ये दोनों कर हैं। नोट देख लीजिए, नोट है चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, चौथ कितना लिया जाता था, भू राजस्व का 1/4, यानी कि अगर 4 भाग है उसमें से 1 भाग। सरदेशमुखी देखिए, सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीनता पर मराठा उस पर दावा करते थे। आगे देखिए, आगे है महाराष्ट्र के प्रमुख संत। पहले इसमें ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, इनका समय है 1275 से 1296। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहद टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, ये क्या थे, बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सेकेंड है आपके जो संत हैं महाराष्ट्र के, वो है नामदेव। इनका समय है 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। मराठी के अलावे इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली के गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, नामदेव को क्या माना जाता है, सगुण और निर्गुण संतों के बीच की इनको कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं, किनकी, नामदेव की। आगे देखिए, आगे एकनाथ हैं। एकनाथ का समय है 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी थी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। अभंग क्या है, तुकाराम की भक्तिपरक कविताएं हैं। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। ठीक है, भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, अभंग को। फिर है आपके रामदास। इनका समय है 1608 से 1681। देखिए, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि कौन थे, रामदास। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इसमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में राम भवन की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंदवन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए हैं। आगे नोट देख लीजिए, नोट दिया है आपका, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त था। ठीक है, जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन हुआ था वो मुख्यतः 2 संप्रदायों में बटा हुआ था। एक था आपका बरकरी संप्रदाय, एक था आपका धरकरी संप्रदाय। ठीक है, बरकरी संप्रदाय देखिए अर्थात विठोबा पंथ। ठीक है, कृष्ण को मानने वालों का पंथ। ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम इसके प्रमुख संत थे। धरकरी संप्रदाय क्या देख लीजिए, ये था राम पंथ अर्थात और इसके जो प्रमुख संत हैं वो है रामदेव। ये आपने पहले अभी 2-3 वीडियो पहले आपके किसी चीज़ में आया था। हाँ, जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे तब आपने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। देखिए, सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। पूछा जा सकता है कि सरजामी व्यवस्था क्या है, तो ये क्या है, मराठों की भू राजस्व व्यवस्था है। अष्टप्रधान देख लीजिए, अभी आया था ना कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान थे, वो अष्टप्रधान क्या है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पेशवा, इनमें से देखिए पेशवा क्या है, इनमें से पेशवा देखिए, पेशवा क्या होता था, प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासक एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था ये। सरी ए नौबत, ये क्या था, सेनापति था, सैन्य प्रधान था ये। अमात्य, ये राजस्व मंत्री था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वक्यानवीस, ये है सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। चिटनिस क्या है, ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना इसका काम था। सुमंत क्या है, ये विदेश मंत्री है। पंडित राव, ये धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। ठीक है, फिर है आपका लास्ट है आपका न्यायाधीश, ये न्याय विभाग का प्रधान होता है। न्यायाधीश हर कोई समझ जाएगा। एक बार इन नामों को फिर से पढ़ लीजिएगा कि आपको पता रहे कि अष्टप्रधान में कौन कौन लोग शामिल हैं। फिर देखिए,
फिर है शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 में लूटा था। आगे है शिवाजी के उत्तराधिकारी, देख लीजिए। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। ठीक है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? सतारा। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी, एक था उसमें हवलदार, एक था सरे नौबत, एक था सवनिस। हवलदार देखिए क्या होता था, हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। ये सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था और सवनिस ये किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। आगे है राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी रहा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के बीच में, जिसमें साहू जीता था और ताराबाई हार गई थी। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। आगे देखिए, आगे 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आगे देखिए, आगे है पालखेड़ा का युद्ध। 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी शिवा गांव की संधि हुई। फिर है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। फिर है बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। ये आप सभी ने मूवी देखी होगी, आपको पता होगा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। फिर है बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना था। वारणा की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करे तथा उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, पर साहू शासन करे। ठीक है, यानी कि उनको अलग अलग वो 2 चीज़ें बता दी गई थी, 2 जगह शासन करने के लिए। ऊपर एक आपकी दी हुई है अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख ये संधियाँ हैं। एक तरफ संधि दी है, एक तरफ वर्ष दिए गए, यानी कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो संधियाँ हुई थी। पहली है देखिए आपकी वारणा की संधि, ये हुई थी 1731 में।
संगोला की संधि हुई थी 1750 में, सूरत की संधि हुई थी 1775 में, पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में, बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में, सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में, बसीन की संधि हुई थी 1802 में, देवगांव की संधि हुई थी 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में। ठीक है, फिर आपकी राजापुर घाट की संधि हुई थी 1804 में, नागपुर की संधि हुई थी 1816 में, ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 में, पूना की संधि हुई थी 1817 में, मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में। ठीक है, देखिए फिर है संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। नोट देख लीजिए, नोट है बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाना साहब किसको कहा जाता है? बालाजी बाजीराव को। फिर देखिए, फिर है झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य में हुई थी। कहाँ की संधि? झलकी की संधि। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के तृतीय युद्ध का समय याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई थी। माधवराव नारायण प्रथम 1661 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर है माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया था। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई थी। फिर देखिए, फिर है पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस सदस्य के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांड डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली भी कहा है। मराठों का मैकियावेली किसको कहा जाता था? बालाजी जनार्दन भानु को, यानी कि नाना फडणवीस को। फिर देखिए, अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन गया था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 में। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 में। प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। यानी कि सालबाई संधि कब हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखिए 1803 से 1805 के बीच हुआ। इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से दो पृथक संधियां करनी पड़ी। यानी कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, इसमें दो संधियां हुई थी। कौन कौन सी? एक हुई थी देवगांव की संधि और एक हुई थी सुरजी अर्जनगांव की संधि। देवगांव की संधि देखिए, यह संधि 17 सितंबर 1803 को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की संधि नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था। उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम पर अपना सारा राज्य सौंप दिया था। फिर देखिए आगे, सुरजी अर्जनगांव की संधि। यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। उत्तर में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौच तथा अंजीठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया था। फिर है देखिए मंदसौर की संधि।
6 जनवरी 1818 को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। मंदसौर की संधि कब हुई थी? 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेजों के बीच में। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। फिर देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। आगे है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि कब हुई? 13 जून 1817 को हो गई। ठीक है, पूना की संधि हुई थी। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनका जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर देखिए, फिर है मराठा प्रशासन। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे। फिर आपका मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ तथा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिलाधिकारी थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। फिर एक कारकून नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। देखिए जो वन लाइनर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर है महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था, जो मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। फिर है आपका ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था, जो पटेल की सहायता करता था, तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारण, भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। आगे देखिए, आगे है कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। गांव में चौकीदार यानी कि जागला कहते थे, अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। ठीक है, फिर देखिए स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामित्व उपरिस कहलाते थे। नोट देख लीजिए, नोट है पेशे से लुटेरे पिंडारी लाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। फिर देखिए मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य के जो अंतिम छत्रपति है वो कौन थे? वो थे शाहजी अप्पा साहेब। इधर देख लीजिए, इधर आपके ये कौन सा जो राजवंश है वो कहाँ से संबंधित था? जो आपके सिंधिया हैं ये ग्वालियर से संबंधित थे, होलकर इंदौर के थे, गायकवाड़ बड़ौदा के थे, भोसले नागपुर के थे और पेशवा पूना के थे। ठीक है, इसी के साथ जो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो चैनल पर आपकी पूरी पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गई। आपकी एंशंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास भी आपका पढ़ा दिया गया है, आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ा दिया गया है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी आज आपका कंप्लीट हो गया है। ये छोटी छोटी वीडियो थी, इनको कंपाइल करके आपको एक बड़ा मास्टर वीडियो दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार इन सभी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको याद हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है इस लूसेंट की किताब में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।